नमस्कार, मैं हूं उज्जवल सरकार और स्वागत है आपका यूएस के ग्लोबल पर। दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में अक्सर ऐसा होता है कि कुछ देश खुद को एक अहम किरदार के तौर पर पेश करने की कोशिश करते हैं, लेकिन कई बार उनकी यह कोशिशें उल्टी पड़ जाती हैं। पाकिस्तान के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है। पिछले कई दिनों से इस्लामाबाद दावा कर रहा था कि वह अमेरिका और ईरान के बीच मीडिएशन कर रहा है और इस संभावित युद्ध को टालने में एक बड़ी भूमिका निभाएगा। खबरें ऐसी थीं कि पाकिस्तान यूएस ईरान टॉक्स को होस्ट करने की तैयारी में है और इस डिप्लोमेटिक ब्रेकथ्रू को अपनी वैश्विक साख बढ़ाने के एक अवसर के तौर पर देखा जा रहा था। भारत की संसद में भी यह सवाल उठा था कि जब पाकिस्तान इस मामले में सक्रिय है तो भारत क्या कर रहा है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इस पर एक सीधा जवाब दिया था, जिसे लेकर काफी बहस भी हुई। उन्होंने कहा था कि हम दलाल राष्ट्र नहीं हैं। इसका सीधा मतलब यह था कि भारत ऐसी स्थितियों में अपनी गरिमा बनाए रखता है। हालांकि पाकिस्तान के इन दावों पर पानी फेरने वाली है। ईरान ने पाकिस्तान की मध्यस्थता की पूरी कहानी को सिरे से नकार दिया है। ईरान ने साफ तौर पर कहा है कि पाकिस्तान के मंच उनके अपने हैं और हमने ऐसी किसी भी मीटिंग में हिस्सा नहीं लिया। यह बयान एक झटके की तरह आया है, जिसने पाकिस्तान के सारे दावों को खोखला साबित कर दिया है। इससे साफ पता चलता है कि पाकिस्तान जो भी बातचीत या ख्याली पुलाव बना रहा था, वह केवल उसकी अपनी सोच थी। ईरान इसमें किसी भी रूप में शामिल नहीं था। मध्यस्थता का मतलब होता है जब कोई न्यूट्रल थर्ड पार्टी दो विरोधी पक्षों के बीच संवाद स्थापित करने में मदद करता है। इसमें दोनों पक्ष उस तीसरे देश को मध्यस्थ के रूप में स्वीकार करते हैं और बातचीत एक औपचारिक प्रक्रिया के तहत होती है। लेकिन यहाँ तो ईरान ने ऐसी किसी प्रक्रिया की मौजूदगी से ही इनकार कर दिया है। यह दिखाता है कि पाकिस्तान ने खुद को प्रोक्लेम्ड मीडिएटर घोषित कर दिया था, बिना दोनों पक्षों की औपचारिक सहमति के। अब सवाल यह उठता है कि पाकिस्तान ने ऐसा दावा क्यों किया। इसकी जड़ें पाकिस्तान की अंदरूनी और बाहरी चुनौतियों में छिपी हैं। पाकिस्तान खुद को केवल एक सुरक्षा निर्भर राष्ट्र की छवि से बाहर निकालकर वैश्विक कूटनीति में एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी के रूप में देखना चाहता है। पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक स्थिति इसमें एक भूमिका निभाती है। उसके अमेरिका, ईरान और गल्फ देशों के साथ जटिल संबंध हैं। भले ही पास्ट में ईरान और पाकिस्तान के बीच मिसाइल हमलों जैसी घटनाएं हुई हों, लेकिन वे पड़ोसी हैं और ऊर्जा संबंधों से जुड़े हैं। पाकिस्तान को यह भी उम्मीद रही होगी कि मध्यस्थता से वह रीजनल स्टेबिलिटी में योगदान दे सकेगा, खासकर ईरान के साथ अपनी लंबी सीमा को देखते हुए, क्योंकि ईरान में अस्थिरता का मतलब पाकिस्तान की तरफ शरणार्थियों का एक बड़ा प्रवाह हो सकता है। कुल मिलाकर यह अपनी घरेलू और वैश्विक छवि सुधारने का एक प्रयास था। ईरान द्वारा पाकिस्तान की मध्यस्थता को ठुकराए जाने का एक बड़ा जियोपॉलिटिकल सिग्निफिकेंस है। यह साफ तौर पर दर्शाता है कि अमेरिका और ईरान के बीच कोई भी औपचारिक शांति प्रक्रिया मौजूद नहीं है। जो भी बातचीत हुई होगी वह शायद इनफॉर्मल चैनल से हुई होगी और उसमें भी दोनों पक्षों के बीच सहमति का अभाव रहा। ऐसे में तुर्की, कतर, ओमान जैसे अन्य देश भी इस क्षेत्र में मध्यस्थता की दौड़ में शामिल हो रहे हैं, जिससे एक कॉम्पिटिटिव मीडिएशन का माहौल बन गया है। और इसी पृष्ठभूमि में अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में अपनी सबसे स्ट्रॉन्ग मिलिट्री यूनिट्स में से एक एयरबोर्न डिवीजन के हजारों पैराट्रूपर्स को तैनात कर दिया है। यह कोई सामान्य तैनाती नहीं है। यह एयरबोर्न डिवीजन अमेरिकी सेना की सबसे एलीट रैपिड रिस्पांस फोर्स है। इसकी क्षमताएं इसे अद्वितीय बनाती हैं। यह दुनिया में कहीं भी 18 से 24 घंटों के भीतर हल्की लेकिन अत्यधिक प्रभावी सैन्य कार्रवाई करने में सक्षम है। यह एक क्राइसिस रिस्पांस फोर्स के रूप में काम करती है। इसका मतलब यह हो सकता है कि अमेरिका ईरान पर संभावित ग्राउंड इन्वेशन की तैयारी कर रहा है और यह उसकी पहली लहर हो सकती है। अमेरिकी मिलिट्री डॉक्ट्रिन को समझे तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से अमेरिका ने जहां भी युद्ध लड़ा है, उसने 3 स्टेजेस की स्ट्रेटेजी अपनाई है। पहला, एयर सुपीरियरिटी। इसमें हजारों हवाई हमले करना शामिल है, जैसा कि ईरान के सैन्य ठिकानों, परमाणु स्थलों और एयर डिफेंस सिस्टम पर हमलों की तैयारी चल रही होगी, ताकि जमीनी सेना को कमजोर किया जा सके। दूसरा, फोर्स प्रोजेक्शन, जो अभी चल रहा है, जहां पैराट्रूपर्स, मरीन, एयरक्राफ्ट कैरियर्स जैसे संसाधनों को दिखाकर अपनी ताकत का प्रदर्शन किया जाता है। एक तरह से ईरान को चेतावनी दी जाती है। तीसरा स्टेजस, ग्राउंड ऑपरेशन, जो भविष्य की बात है और यह सबसे मुश्किल होगा। डोनाल्ड ट्रंप ऐसे कदम क्यों उठाना चाहेंगे, इसके भी कई उद्देश्य हो सकते हैं। पहला, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जैसे महत्वपूर्ण तेल चौक पॉइंट्स पर नियंत्रण स्थापित करना। दुनिया के कई देश, खासकर यूएई और सऊदी अरब, ट्रंप पर इस स्ट्रेट को सुरक्षित रखने का दबाव डाल रहे हैं। दूसरा, खर्ग आइलैंड पर कब्जा करना। यह पर्शियन गल्फ में ईरान के तट के पास एक छोटा सा द्वीप है, जहां से ईरान अपने 90% तेल का एक्सपोर्ट करता है। अगर अमेरिका इसे अपने नियंत्रण में ले लेता है तो ईरान की पूरी अर्थव्यवस्था और राजस्व ढह सकता है। ट्रंप ने खुद खर्ग आइलैंड पर कब्जा करने और ईरान के तेल पर नियंत्रण करने की बात कही है। तीसरा, ईरान के न्यूक्लियर कार्यक्रम को रोकना।
ईरान के 400 किलोग्राम यूरेनियम के प्रवेश को रोकने के लिए अमेरिका ग्राउंड ऑपरेशंस की योजना बना रहा है ताकि ईरान कभी परमाणु बम न बना सके। और अंत में यह ईरान को डराने और उसे झुकने पर मजबूर करने का एक तरीका भी हो सकता है। लेकिन ईरान भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। ईरान ने साफ कह दिया है कि हम इंतजार कर रहे हैं और आओगे तो हम तुम्हारी कब्र बनाएंगे। यह बेहद खतरनाक बयानबाजी है जो क्षेत्र में तनाव को कई गुना बढ़ा सकती है। तो आगे क्या हो सकता है? 3 मुख्य संभावनाएं दिखती हैं। पहला, कूटनीति सफल हो जाए, शायद ये मिलिट्री सिर्फ डराने के लिए हो और ईरान पर हमला न हो। इससे तनाव में कमी आ सकती है। दूसरा, लिमिटेड ग्राउंड ऑपरेशन। अमेरिकी मिलिट्री ईरान की मुख्य भूमि पर हमला करने के बजाय खर्ग आइलैंड जैसे रणनीतिक ठिकानों को ही निशाना बना सकती है, हालांकि यह भी आसान नहीं होगा। तीसरा, फुल स्केल वार। अगर लिमिटेड कार्रवाई से बात नहीं बनी तो एक बड़ा जमीनी आक्रमण हो सकता है, जिससे यह कॉन्फ्लिक्ट बहुत बड़े पैमाने पर फैल जाएगा और इसके परिणाम इराक जैसे हो सकते हैं। यह स्थिति बेहद नाजुक है और आने वाले समय में इसके वैश्विक भू राजनीति पर गहरे असर पड़ सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद,